हीमोस्टेसिस के बारे में पढ़ना है। और अगर हम इस वर्ड को ही देखें ना कि हीमोस्टेसिस क्या है, हीम का मतलब है ब्लड और स्टेसिस का मतलब है किसी चीज़ को मोशन से रोकना, यानी स्टेशनरी करना, उसको प्रिवेंट करना। तो हीमोस्टेसिस का मतलब ये है कि अगर आपको कोई कट वगैरह लग गया है, मिसाल के तौर पे आपको कोई छुरी लग गई है, आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है या कोई भी होगा, आपको किसी जानवर ने काट लिया और आपकी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो कौन से मैकेनिज़म्स हैं, वो कौन से प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स हैं, वो कौन से सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं जिसकी वजह से आपको अगर ब्लड का फ्लो हो रहा है, यानी आपकी अगर कोई वेन कैपिलरीज या जो आपकी कोई आर्टरी डैमेज हुई है, तो वो किस तरह रिपेयर होगी और किस तरह वो जो ब्लड का फ्लो है वो रुकेगा। इन सारी चीज़ों को पढ़ने का जो मैकेनिज़्म है या इन चीज़ों को पढ़ने की जो स्टडी है, उनको हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। अब देखिए, हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि अगर बाहर किसी किस्म की फ्लक्चुएशंस हो रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, आपकी इंटरनल बॉडी कंडीशन सेम रहनी चाहिए। यानी अगर आप बाहर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले गए तब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड लेगा। अगर बाहर 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी भी पड़ जाए तब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो ये चीज़ें आप अगर आप ज़्यादा खाना खा लें तब भी आपकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर रहेगा, और कम भी खाएं तब भी इतना ही तकरीबन रहेगा। तो ये चीज़ें होम्योस्टेसिस कहलाती हैं। यानी अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन हो रही है, आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रह रही है। लेकिन हीमोस्टेसिस का मतलब ये है कि अगर आपको कोई कट वगैरह लग गया है तो वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो प्रिवेंशन होगी ताकि आपको जो आपकी जो ब्लीडिंग है उसे रोका जा सके। यानी प्रिवेंशन ऑफ ब्लड फ्लो आफ्टर द इंजरी इज नोन एज हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस बना भी दो ग्रीक वर्ड से, हीम और स्टेसिस से। मैंने आपको बता दिया कि हीम का मतलब ब्लड और स्टेसिस। अब देखिए, अब ब्लड का जो फ्लो है उसे रोकना ज़रूरी क्यों है? ब्लड का क्यों फ्लो रोकना ज़रूरी है? मिसाल के तौर पर आपको कट लग गया है, अगर आपकी ब्लीडिंग होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स नहीं होंगे, दो काम बहुत बुरे होंगे। एक काम ये होगा कि आपकी जो ब्लीडिंग है, आपके ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएंगे। जब ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएंगे तो वाइट ब्लड सेल्स भी इसमें शामिल होंगे, रेड ब्लड सेल्स भी शामिल होंगे। तो रेड ब्लड सेल्स कम होने की वजह से आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डैमेज हो सकती है या मुतासिर हो सकती है, और जो वाइट ब्लड सेल्स है उसकी वजह से आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना वो स्लो हो सकता है अगर वो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहती। और दूसरा मेन काम ये होता है कि जब आपकी ब्लीडिंग हो रही है ना, वो ब्लीडिंग इंटरनली भी होती है, यानी एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है उसमें भी रेड ब्लड सेल्स चले जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स चले जाते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की जो आप अपनी जो है ना एक एनवायरनमेंट है, अपना वो जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाता, जो वहाँ पे मिनरल्स है उसका बैलेंस आउट हो जाता। और उसके अलावा वहाँ पे पेन रिसेप्टर्स होते हैं, नोसी रिसेप्टर्स। वो ब्लड सेल्स जब पेन रिसेप्टर्स पे पड़ते ना तो हमें शदीद किस्म की तकलीफ रहती। यानी एक बार हमें कट लग जाता तो अगर उसके कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ना होते तो साल 1.5 साल तक जब तक हम जिंदा रहते हैं हमें तकलीफ रहती है, हमें प्रॉब्लम, हमें उस जगह पे सीवियर दर्द रहता है। उस तरह का दर्द रहता है जिस तरह हमें छुरी लगने के बाद दर्द रहता है। यानी हमेशा अगर कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स ना होते, तो इसीलिए नेचर ने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स रखे हैं ताकि आपकी बॉडी रिमॉडलिंग कर सके। क्योंकि हमारे अंदर तो रीजनरेशन का प्रोसेस तो है नहीं कि हमारी अगर उंगली काट जाए तो दोबारा आ जाए, टांग काट जाए तो दोबारा आ जाए, जिस तरह अर्थवॉर्म वगैरह में होती है। हमारे अंदर यही रीजनरेशन का मैकेनिज्म है कि अगर कोई ब्लड वेसल्स काट जाए तो दोबारा आ जाए, स्किन काट जाए तो दोबारा आ जाए। अब वो जो ब्लड वेसल्स डैमेज हो गया, कट गया, वो जब दोबारा आएगी यानी रीजनरेशन होगी उसकी, इस प्रोसेस को हम सिंपली हीमोस्टेसिस कहते हैं। अब ये होता कैसे है? ये सिर्फ 3 स्टेप्स में होता है। अगर वो 3 स्टेप्स आपको समझ आ गए तो सिंपल है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया ये इसलिए भी ज़रूरी है, दूसरा कि हमारी बॉडी के अंदर ही ना लाखों माइक्रो पंचर्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो रहे हैं। यानी हमें पता ही नहीं है अभी मेरी ब्लड वेसल्स के अंदर ना लाखों माइक्रो पंचर्स हो रहे हैं, बैक्टीरियाज अंदर जा रहे हैं, बैक्टीरिया, लाखों बैक्टीरिया मैं एक सांस के अंदर इनटेक कर रहा हूँ। एक दही का जो मैं चम्मच लेता हूँ ना, योगर्ट का, एक दही का, उसके अंदर तकरीबन 6 अरब बैक्टीरियाज होते हैं। यानी जितने पूरी पॉपुलेशन है इंसानों की दुनिया पे, इतने ही तकरीबन बैक्टीरिया होते हैं। इंसानों की तकरीबन 7 अरब 6 अरब बैक्टीरिया सिर्फ उसमें होते हैं। तो बाकी जब मैं सांस ले रहा हूँ ना, करोड़ों बैक्टीरियाज एक सांस में मैं ले ही जा रहा हूँ। अब वो जो बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं तो हमें नुकसान भी तो पहुँचाएंगे, तो वो नुकसान पहुँचाते हैं। या कोई एक्सटर्नल इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म्स भी कुछ ऐसे होते हैं, वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर देते हैं जिसकी वजह से माइक्रो पंचर्स हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अब वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं हमें पता भी नहीं लगता, उनकी जगह ब्लड क्लॉट बन जाता है और प्लेटलेट प्लग बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो इंटरसेलुलर जो है ना हमारी ब्लीडिंग है वो जो है ना डैमेज नहीं होती। तो ये सारे मैकेनिज्म्स पढ़ना, इन सीरीज़ को पढ़ना हमारा हीमोस्टेसिस कहलाता है। मैंने आपको बताया ये कितने स्टेप्स में होता है, ये मेजर 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन,
यानी अगर आपकी कोई ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई है तो उस ब्लड वेसल्स को क्या कर दो, थोड़ा तंग कर दो, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर दो। अब तंग करने के भी आगे 3 मैकेनिज्म्स होते हैं, हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला मैकेनिज्म क्या है, पहला स्टेप क्या है, आपने वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करनी है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर हो जाए, मिसाल के तौर पे ये ब्लड वेसल है, अगर ये ब्लड वेसल है कहीं से डैमेज हो गया, यहाँ से अगर ये ब्लड सेल डैमेज हो गया, अगर ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो 2 सेल डैमेज हुए हैं उनका जो एरिया होगा वो ऑक्यूपाई हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाएगा। दूसरा मेन काम ये है कि यहाँ पर प्लेटलेट प्लग बन जाए, यानी यहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाए। मैं सिंपल आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे ये हमारी कोई भी ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है और ये ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये कोई भी हमारे पास ब्लड वेसल्स थी। अब ये ब्लड वेसल है ना, यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये ब्लड वेसल डैमेज हुई है और यहाँ पे जो है ना ये जो स्पेस थी, ये जो है ना यहाँ पे कोलेजन फाइबर सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ से अगर ब्लड वेसल्स डैमेज हुई है तो ब्लड कहाँ जाएगा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये निकलना स्टार्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स को रोकने के लिए जो पहला मेन काम होगा वो ये होगा कि कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। यानी ये जो एंडोथेलियल सेल है ये कोशिश करेगा कि यहाँ तक आ जाए और ये एंडोथेलियल सेल्स कोशिश करेगा कि यहाँ तक आ जाए, ताकि स्पेस मिनिमम हो सके और मिनिमम स्पेस की वजह से मिनिमम ब्लड का फ्लो हो सके, आपको बताया अगर फ्लो ब्लड का ज़्यादा होगा तो नीचे पेन रिसेप्टर्स पड़े में आपको शदीद तकलीफ होगी, आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो पहला मेन काम ये है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो सके। दूसरा मेन काम ये होगा कि प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन हो, यानी यहाँ पे कुछ प्लेटलेट्स यहाँ पे जब घूम रहे होंगे, प्लेटलेट का काम यही होगा कि यहाँ पे आके जो है ना प्लेटलेट प्लग बनाए। तो प्लेटलेट क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक प्लेटलेट जो है ना क्लॉट टाइप का बनाने की कोशिश करेंगे, यानी जमा हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और तीसरा मेन काम ये होगा कि यहाँ पे फाइब्रिन्स हम देखेंगे कि किस तरह वो कन्वर्ट होती हैं, वो फाइब्रिन के स्टैंड्स आके इनको एक किस्म की रस्सी की तरह बांध देंगे और उसके बाद ये सारा क्लॉट बन जाएगा और एंड में फाइब्रस टिश्यूज़ आके इनको सेपरेट कर देंगे। तो ये सारा हमारा मेन मैकेनिज्म है हीमोस्टेसिस में। 3 स्टेप्स में हो रहा है, पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगी, तीसरा हमारे पास ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगी। जब हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो पेंचर्स होते हैं ना, तो हमारे जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है यही इसको कवर कर लेता है, तो बाकी ज़्यादा कुछ कवर करने की ज़रूरत, ये ब्लड क्लॉट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नॉर्मली जो अगर हमारी इंजरी सीवियर हो ना, तो हमारा जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन है वो 40 सेकंड से 50 सेकंड तक ब्लड जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर माइनर सी कोई सर्जरी है, और सॉरी माइनर सी अगर कोई इंजरी वगैरह आपको हो गई है, तो ब्लड की जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो तकरीबन 5 से 6 मिनट तक डिले होती है। 5-6 मिनट बाद आहिस्ता आहिस्ता से वो स्टार्ट होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही होती। तो पहला मेन काम मैंने आपको बताया। अब हम स्टेप्स जितने भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं ना, अब हमको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिनकी वजह से ये सारे हीमोस्टेसिस का प्रोसेस मेंटेन होता है। पहला काम मैंने आपको बताया वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि ब्लड वेसल्स तंग हो जाए। ये जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है ना, ये भी 3 वजह से होती है। पहला मेन काम ये होता है कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए कि हमारे जो ब्लड सेल्स डैमेज होते हैं, ब्लड वेसल्स डैमेज होते हैं, ये भी कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड की वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये एक ब्लड सेल, ये एंडोथेलियल सेल है, ये डैमेज हो गए हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुए हैं। जैसे ही एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुए ना, ये कुछ केमिकल रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। देखें, अगर मुझे कोई गोली वगैरह लग गई है तो मेरे अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, मैं डैमेज हुआ हूँ, मेरे अंदर से कुछ ना कोई चीज़ निकलेगी, कोई ब्लड वैसे मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसा काम, आप किसी भी चीज़ को डैमेज कर दें, आप कोई ना कोई इससे फ्लूइड बाहर आएगा। तो इसी तरह ये जो ब्लड की वेसल्स है ये भी डैमेज हुई है, तो इसके अंदर क्या जा रहा है, इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, डिफरेंट क्लॉटिंग प्रोटीन, सारी चीज़ें जा रही हैं। तो वो जब डैमेज हो गई हैं तो ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये एक केमिकल्स रिलीज करेंगे जिसका नाम है एंडोथिलिन। ये केमिकल रिलीज करेंगे। जैसे एंडोथिलिन रिलीज होगा, एंडोथिलिन नीचे आ जाएगा, जाहिर सी बात है एंटी ग्रेविटी के थ्रू नीचे आ जाएगा। ग्रेविटी है तो नीचे ये स्मूथ मसल सेल्स होते हैं जिनके अंदर कोलेजन फाइबर्स होती हैं। कोलेजन फाइबर्स भी यहाँ पे सेपरेट होती हैं और ये स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। ये स्मूथ मसल सेल्स हमें पता है आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर हमेशा स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। तो ये स्मूथ मसल सेल्स को जो है ना, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं स्पेसिफिकली, और स्मूथ मसल सेल्स को एक्टिव कर देगा। जैसे ही स्मूथ मसल सेल्स को एक्टिव करेगा, नीचे से भी और ऊपर से भी स्मूथ मसल सेल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका एरिया कम हो जाएगा, और यहाँ पे भी स्मूथ मसल सेल्स होंगे, यहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी और दूसरा एरिया तंग हो जाएगा। पहला मेन काम क्या है कि मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि जो स्मूथ मसल सेल्स है वही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा कि जब यहाँ पे केमिकल्स रिलीज हुए हैं ना, ये एंडोथिलिन रिलीज हुआ है, तो यहाँ पे नोसी रिसेप्टर्स भी होंगे।
पेन रिसेप्टर्स होंगे यहाँ पे, पेन रिसेप्टर्स की ना फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, इसलिए मैंने नहीं बनाया यहाँ पे। तो पेन रिसेप्टर्स भी एक्टिव हो जाएंगे। जब पेन रिसेप्टर्स एक्टिव होंगे वो भी ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगे कि यार फलानी जगह पे कोई वेन डैमेज हुई है, कोई कैपिलरी डैमेज हुई, कोई आर्टरी डैमेज हुई है, प्लीज़ वहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट करवाएं और पेन इंड्यूस करवाएं। तो पेन मैकेनिज्म की वजह से जो पेन है, पेन भी जो है ना थोड़े से केमिकल्स रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो पेन रिड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो रिलीज़ करता है, ठीक है। पहला मेन काम क्या हुआ, पहले मेन काम की वजह से मायोजेनिक कॉन्ट्रैक्शन हुई। दूसरा मेन काम ये हुआ कि यहाँ पे जो पेन रिसेप्टर्स थे वो एक्टिव हुए, पेन रिसेप्टर्स ने एक्टिव हुए, उन्होंने ब्रेन को मैसेज पहुंचाया, ब्रेन ने भी क्या किया, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट करवा दी। उसके अलावा जब ये डैमेज होते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे पहले जब नॉर्मली ब्लड होता है ना, ब्लड नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में इसलिए मेंटेन रहता है कि ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये तीन इंपॉर्टेंट केमिकल्स रिलीज करते हैं। एक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, एक प्रोस्टासाइक्लिन होता है, और तीसरा मेन काम एडीपी होते हैं, ठीक है, एडीपीएस होते हैं। ये काम क्या करते हैं, ये हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, इन प्लेटलेट्स के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये उन रिसेप्टर्स को इनएक्टिव करके रखते हैं। जब वो रिसेप्टर्स इनएक्टिव होते हैं ना, जिनका नाम होता है PG2A1B, ठीक है, वो जब इनएक्टिव होते हैं तो प्लेटलेट्स आपस में जुड़ नहीं पाते हैं। अब जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है ना, तो उसकी वजह से ना नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, ना प्रोस्टासाइक्लिन रिलीज होता है, ना एडीपी रिलीज होता है। तो जब ये चीज़ें रिलीज नहीं होती है ना, तो प्लेटलेट्स क्या होता है, आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स नहीं होगी, प्लेटलेट्स वहाँ पे अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि प्लेटलेट्स यहाँ पे आ जाएंगे और अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब एक प्लेटलेट आएगा ना, तो वो दूसरे प्लेटलेट्स को भी बुलाएगा। जब वो दूसरे प्लेटलेट्स को बुलाएगा ना, प्लेटलेट्स को बुलाने के लिए कोई केमिकल रिलीज करेगा, उस केमिकल का नाम है थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 केमिकल्स, 2-3 केमिकल रिलीज करता है। एक का नाम है थ्रोम्बोक्सिन A2, एक केमिकल है सेरोटोनिन, और उसके अलावा जो ATPs भी रिलीज करता है। ये सारी चीज़ें रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से प्लेटलेट यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं ना, ये भी मेन रोल प्ले करते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर। पहले मैंने आपको बताया क्या काम हो रहा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन 3 की वजह से हुई है। एक मायोजेनिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुई है, जब एंडोथेलिन रिलीज हुए, एंडोथेलिन ने क्या किया, जो कैपिलरीज के अंदर स्मूथ मसल सेल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट किया है। स्मूथ मसल सेल्स खुद भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरा मेन काम क्या हुआ है कि पेन रिसेप्टर्स एक्टिव हुए, पेन रिसेप्टर्स ने ब्रेन को मैसेज पहुंचाया, ब्रेन ने जो है ना वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन किया। तीसरा मेन काम क्या हुआ कि प्लेटलेट्स भी जब इनएक्टिव हुए हैं, प्लेटलेट्स एक्टिव हो गए हैं, एक्टिवेशन की वजह से, प्लेटलेट एक्टिवेशन की वजह से उन्होंने थ्रोम्बोक्सिन A2 और सेरोटोनिन रिलीज किया, जिसकी वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुई है। पहला मेन काम हमारा डन होगा कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन किस तरह हुई है। दूसरा मेन काम यह है कि प्लेटलेट प्लग किस तरह फॉर्म होता है। अब मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है कि प्लेटलेट्स प्लग, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, प्रोस्टासाइक्लिन है, ADP है, ये नहीं आएंगे। जब ये चीज़ें नहीं आएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये प्लेटलेट्स जो है यहाँ पे अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी एक प्लेटलेट यहाँ पे आएगा, अटैच होगा, प्लेटलेट अटैच होगा, उसके बाद दूसरा प्लेटलेट, उसके बाद तीसरा प्लेटलेट, और सारे प्लेटलेट अटैच होंगे। अब प्लेटलेट्स के अटैच होने से पहले प्लेटलेट्स कहाँ पे अटैच हो, प्लेटलेट्स ये जो स्मूथ मसल सेल्स हैं यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता। यहाँ पे कोलाजन फाइबर्स हैं, प्लेटलेट्स वहाँ पे डायरेक्ट अटैच होना चाहता है, लेकिन अगर वहाँ पे एक बारी प्लेटलेट अटैच हो गया तो प्लेटलेट्स को वहाँ से रिमूव कौन करेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स का तो क्लॉट बन जाएगा, वहाँ से उसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो ये जो डैमेज एंडोथेलियल सेल्स है ना, ये क्या काम करते हैं, ये उससे पहले ही एक प्रोटीन रिलीज कर देते हैं, और उस प्रोटीन का नाम है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। वो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर रिलीज हो जाते हैं, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, ये एक प्रोटीन होती है ये जिसको रिलीज कर देते हैं एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स जैसे इस प्रोटीन को रिलीज करते हैं, वो नीचे जो डैमेज सेल्स होती है, डैमेज ब्लड वेसल्स होती है, वहां पे जाके अटैच हो जाती है। अब जितने भी प्लेटलेट्स आएंगे ना, प्लेटलेट्स क्या काम करेंगे, प्लेटलेट्स आके इस वॉन विलिब्रेंट फैक्टर पे अटैच होते रहेंगे। एक प्लेटलेट आया वो इस पे अटैच हुआ, दूसरा प्लेटलेट आया, तीसरा प्लेटलेट आया, चौथा प्लेटलेट आया। और ये भी बात याद रखनी है कि जैसे ही ब्लड वेसल्स डैमेज होती है ना, प्लेटलेट्स की नॉर्मल शेप यूं होती है, लेकिन जैसे ही ब्लड वेसल्स डैमेज होती है, प्लेटलेट्स की शेप अमीबा टाइप की बन जाती है, यूं इसके सोडोपोड्स रिलीज हो जाते हैं, सोडोपोड्स बन जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, इन्होंने वो ग्रैन्यूल्स रिलीज करने होते हैं, जिसके अंदर सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 पहले से ही मिलकर बना हुआ होता है, ताकि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर सकें और दूसरे प्लेटलेट्स को बुला सकें। ये काम हो गया। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो याद रखने वाली, वो ये है कि एक मिसाल के तौर पे ये हमारे पास वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है। ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को मैं V शेप का बना देता हूँ, क्योंकि V शेप आपको याद रहे, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, या मैं W शेप का यूं बना देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है, ये प्रोटीन, ये जो ब्लड वेसल्स की डैमेज उन्होंने रिलीज किया। अब इसके ऊपर आके प्लेटलेट ने अटैच होना है। जब प्लेटलेट्स आके इस पे अटैच होगा ना, तो प्लेटलेट्स डायरेक्ट वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ तो अटैच हो नहीं सकता।
प्लेटलेट्स की सरफेस पे भी रिसेप्टर होते हैं और वॉन विलिब्रेंट की सरफेस पे भी रिसेप्टर होते हैं। अब प्लेटलेट्स की सरफेस पे जो रिसेप्टर होते हैं ना, उनका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन 2A, ग्लाइकोप्रोटीन 1A, सॉरी कह सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1A। वो ग्लाइकोप्रोटीन मिसाल के तौर पे ये प्लेटलेट आया और प्लेटलेट की सरफेस पे ये रिसेप्टर था ग्लाइकोप्रोटीन 1A, वो आके वॉन विलिब्रेंट के साथ अटैच होगा। ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि प्लेटलेट जो हमारे पास एंटी कोगुलेंट मेडिसिन होती हैं, उनकी जो फार्माकोलॉजी है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो क्या काम करते हैं, वो ये काम करते हैं कि हमारे जो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 1A रिसेप्टर है इसको इनएक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट इनएक्टिव हो जाती हैं और वो कोगुलेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्लड पतला हो जाता है। और जब ब्लड पतला होने वाली मेडिसिन होती हैं उसमें ये दी जाती हैं। और दूसरा, जब एक प्लेटलेट ने दूसरे प्लेटलेट्स के साथ बाइंड करना है, वो भी रिसेप्टर के थ्रू बाइंड करेगा, और उस रिसेप्टर को बाइंड करने के लिए हमारे पास फिब्रिनोजेन प्रोटीन भी चाहिए होती है, जो हमारे पास फैक्टर 2 है। वो फिब्रिनोजेन आके दो प्लेटलेट्स को बाइंड करवाती है, और यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B1A। ये ग्लाइकोप्रोटीन 2B1A या 2A1B, ये भी हम कह सकते हैं, ये एक रिसेप्टर होता है जो आगे इनको बाइंड करवाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स आपस में बाइंड होते हैं। प्लेटलेट्स बाइंड होते हैं तो प्लेटलेट प्लग बन जाता है। ये जो डैमेज एरिया है ये सील हो जाएगा टेम्परेरी टाइम के लिए। ये सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए होता है। पहला काम क्या हुआ, वैसोकंस्ट्रिक्शन हुई 3 मैकेनिज्म के जरिए। दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हुई। प्लेटलेट प्लग कैसे फॉर्म हुआ है, प्लेटलेट प्लग ऐसे फॉर्म हुआ है कि हमारे पास जो प्लेटलेट्स थी पहले एक्टिव नहीं होती थी। क्यों नहीं एक्टिव होती थी, क्योंकि 3 केमिकल्स रिलीज होते थे, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टासाइक्लिन, और उसके अलावा हमारे पास ADPs रिलीज होते हैं, जो उसके ऊपर प्लेटलेट्स के ऊपर रिसेप्टर थे वो इनको इनएक्टिव कर देते थे, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स आपस में जुड़ नहीं पाते थे या एंडोथेलियल सेल्स के साथ अटैच नहीं हो पाते थे और प्लग नहीं बना पाते थे। लेकिन जैसे ही एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुई है तो ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये ना नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर पाएंगे, ना प्रोस्टासाइक्लिन रिलीज कर पाएंगे, ना ADPs रिलीज कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट्स के रिसेप्टर्स है वो एक्टिव हो जाएंगे। प्लेटलेट्स एक्टिव होंगे, उनकी शेप चेंज होगी, उनकी शेप चेंज होगी, सूडोपोड्स बनेंगे, उनके अंदर जो ग्रैन्यूल्स थे वो फौरन रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही ग्रैन्यूल्स रिलीज होंगे वो आके अटैच हो जाएंगे यहाँ पे जो डैमेज ब्लड वेसल्स ने वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स रिलीज किए होंगे उन पे अटैच हो जाएंगे। कैसे अटैच होंगे, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स पे भी रिसेप्टर है और प्लेटलेट्स के भी रिसेप्टर है, दोनों रिसेप्टर्स के थ्रू अटैच हो जाएंगे। फिर जैसे ही वो अटैच होंगे, एक प्लेटलेट अटैच हुआ, प्लेटलेट ने जल्दी से सेरोटोनिन, ADPs और उसके अलावा थ्रोम्बोक्सिन A2 और भी काफ़ी सारे केमिकल्स रिलीज करना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से वो दूसरे प्लेटलेट्स को भी बुला रहा है कि आए यार यहाँ पे ब्लड वेसल डैमेज हुए, अटैच हो जाए। वो दूसरे प्लेटलेट्स आएंगे, वो पहले प्लेटलेट्स के साथ रिसेप्टर्स के थ्रू अटैच होंगे, उनको अटैच करने वाली प्रोटीन्स फिब्रिनोजेन होगी। उम्मीद है कि आपको फुल डिटेल से समझ आ गई होगी। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो प्लेटलेट प्लग बन गया ना, ये बड़ा नाजुक सा होता है, क्योंकि यहाँ से ब्लड वेसल्स ब्लड जा रहा है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, सारी चीज़ें। तो जैसे ही ब्लड का फ्लो आ रहा है तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर पाइप है, पाइप के अंदर तो आपने देखा होगा LG वगैरह फंसी हुई होती है, तो वो LG पाइप के साथ आहिस्ता आहिस्ता उखड़ती रहती है, क्योंकि पाइप के अंदर अगर पानी जा रहा हो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती। इसी तरह यहाँ पे भी अगर ब्लड का फ्लो डायरेक्ट हो ही जा रहा है तो वो क्या करेगा, इस प्लेटलेट्स के यहाँ जो प्लग बना हुआ है इसको हटाने की कोशिश करेगा। तो इस प्लेटलेट प्लग को स्टेबल करने की जरूरत है। स्टेबल कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एक रस्सियों का अगर बैंड बांध दें, यानी इसको अगर रस्सियों से बांध दें, इस जगह से भी इस जगह से भी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये प्लेटलेट प्लग मजबूत हो जाएगा। यहाँ से बेशक ब्लड आता रहे, अब वो प्लेटलेट को नहीं हटा पाएगा। अब वो कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं। एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, जिसकी वजह से वो फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, और वो फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद लास्ट में ये काम करते हैं कि एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है जिसका नाम है फिब्रिनोजेन। वो एंड में क्या काम करते हैं, इस फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देते हैं फाइब्रिन में। ये फाइब्रिन के लंबे लंबे स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी रस्सी टाइप के। वो फाइब्रिन के स्ट्रैंड्स क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स का जो प्लग है यहाँ पे आके इसको बांध देते हैं यूं, और इस जो प्लेटलेट प्लग है इसको स्टेबल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो जब तक ये नीचे ब्लड वेसल्स रिपेयर नहीं होती तब तक ये प्लेटलेट प्लग इसी तरह रहेगा। जैसे ही ब्लड वेसल्स रिपेयर हो जाएगी उसके बाद ये प्लेटलेट प्लग खत्म हो जाएगा, यहाँ पे फाइब्रस टिश्यूज आएंगे वो इसको खत्म कर देंगे। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे में मुझे जाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की ना क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, 20 से ज़्यादा होती हैं, जो हमारे लिवर कंटिन्यूसली सिंथेसाइज करता है और ब्लड वेसल्स के अंदर डाला होता है। अब उसमें जो इंट्रिंसिक पाथवे में जो इन्वॉल्व होती हैं उन प्रोटीन्स में शामिल है हमारे पास 1, 2, 9, 10, 11 और 12, यानी पहले 2 और आखिरी 4, 9, 10, 11 और 12। इसमें होता ही है कि पहले 12 एक्टिव होता है, 12 वे में कन्वर्ट होता है, वो 11 को करता है, 11 के बाद जंप मार के 9 आ जाएगा, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 1 आ जाएगा। सिंपल, एंड में 2 और 1 सारों में सेम है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक।
सिंपल ये है कि 10 और 11 के बाद 10 नहीं आएगा, 11 के बाद बस 9 आएगा, ये याद रखना बस, कि 12 के बाद 11 आया, 11 के बाद डायरेक्ट 9 आया, 9 के बाद 10 आया, 10 के बाद 2 और 1 आया। और एक्सटेंसिव पाथवे में क्या होगा हमारे पास, उसी तरह 1 2 और 7 और 10 होंगे। उसमें पहले 7 होगा, 7 10 को करेगा, 10 2 को, 2 1 को एक्टिव कर देगा, और उसके बाद एंड में वो जो 1 है, 1 का नाम फिब्रिनोजेन है, वो फिब्रिनोजेन एक्टिव हो जाएगी। फिब्रिनोजेन क्या करेगी, फाइब्रिन के स्ट्रैंड बनाएगी और ब्लड का क्लॉट बना लेगी। इस तरह से हमारे जो ब्लड वेसल्स जो डैमेज हुई हुई है उसके रिपेयरिंग का काम भी हो जाता है, और जो ब्लड लॉस हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट्स करें, ताकि और हमें बताएं कि हम फर्दर किस तरह इंप्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।